प्रदेश में मोदी की लड़ाई दिन पर दिन बहुत टफ होती जा रही है। एक तरफ चुनाव खत्म होते ही बाबा को निपटाने की खबरें हैं, दूसरी तरफ बाबा के करीबी गुजरात लॉबी से दूरी बनाते जा रहे हैं। पहले रायबरेली में अदिति सिंह ने शाह से दूरी बनाई, फिर रायबरेली में ही मनोज पांडे ने दूरी बनाई और अब उत्तर प्रदेश की क्षत्रिय लॉबी के सर्वमान्य नेता राजा भैया ने भी अमित शाह से दूरी बना ली है। ये देखिए, ये एबीपी न्यूज की खबर है जो ये कह रही है कि राजा भैया ने बीजेपी को नहीं सपा को सपोर्ट करने के मैसेजेस भिजवाए हैं। दूसरी तरफ खुद राजा भैया ने भी कहा है कि वो किसी की तरफ नहीं है। किसी की तरफ का मतलब जब आप निकलेंगे तो मालूम चलता है कि वो बीजेपी की तरफ नहीं है। उन्होंने लोगों से अपने मन से वोट डालने की अपील कर दी। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के दें। ना जाने क्यों ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार को लीड करने में योगी आदित्यनाथ की टीम पीछे है। अमित शाह ने टेक ओवर कर रखा है। 2022 में बाबा की बहुत जय जयकार हुई, बुलडोजर की भी बहुत जय जयकार हुई, नारे लगे मोदी के बाद योगी। योगी एक शक्ति बनकर उभरे थे। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने की एक नाकाम कोशिश दिल्ली के तरफ से हुई भी थी, लेकिन तख्ता पलट करने वाला प्यादा ही कमजोर निकल गया। इसीलिए तख्ता पलट अभी पेंडिंग है और केजरीवाल कहते हैं ये तख्ता पलट होगा, और अगर मोदी बहुमत से जीते तो 2 महीने के भीतर ही होगा। उत्तर प्रदेश की ठाकुर लॉबी योगी को मजबूत करने में लगी हुई है और इधर शाह ने उत्तर प्रदेश में बाबा का टेक ओवर किया है। तो बिना बाबा के फुल सपोर्ट के शाह क्या कर पाते हैं, ये 4 जून को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इस पूरी उठापटक पर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े क्या कहते हैं, आइए उनसे ही समझ लेते हैं। मोदी का मुसलमानों के लिए एक अपरिचित अवतार सामने आ गया है। अब तक मंचों से मुसलमानों को कोसने वाले और अब तक सार्वजनिक जगहों पर मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का सलूक करने वाले मोदी अचानक पलट गए हैं। कहने लगे हैं कि वो मुसलमानों के घर खाना खाते थे। तो क्या मोदी को हार अब साफ दिखाई देने लगी है? दूसरी तरफ कांग्रेस ने 10 किलो राशन और महिलाओं को हर महीना 8,500 रुपए देने की घोषणा कर दी है। इस तरफ देखें तो योगी और शाह के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। योगी की पुलिस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि योगी की पुलिस मोदी के पक्ष में मतदान नहीं होने दे रही है। इस तरफ अगर और देखें तो बड़े बाहुबलियों ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। तो ये सब कुछ आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ये सब कुछ क्या कह रहा है, ये समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े सर हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बड़ी गजब चीजें हो रही हैं अशोक वानखेड़े सर। आपको क्या लगता है, अमित शाह राजा भैया से मिलने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद राजा भैया से सपोर्ट मांगा, समर्थन मांगा, लेकिन राजा भैया ने समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया। ये क्या हो रहा है सर उत्तर प्रदेश में? अमित शाह ने गलत नंबर डायल किया। अमित शाह जी को चाहिए था कि वो योगी आदित्यनाथ से मिलकर कहे कि राजा भैया से समर्थन की व्यवस्था करिए। बात एक प्रॉपर प्रोटोकॉल से जानी चाहिए थी। अमित शाह जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा। देखिए प्रज्ञा जी, सारा खेल उत्तर प्रदेश का है जी। दिल्ली की सिंहासन की चाबी उत्तर प्रदेश में है। 80 सीटें हैं। 2014 में 72 थी। 2019 में पूरे देश ने जब भरभरा के दिया मोदी जी को, तब 8-9 सीटों का गैप हो गया। अब इस बार कोई कह रहा है कि 50 से नीचे जा रही है, कोई बार 40-40 हो रही है। अखिलेश भी तब 44-47 पे थे, अब अखिलेश के पास 100 से ज्यादा एमएलए है। यहां गठबंधन कांग्रेस के राहुल गांधी जो चले गए थे वो वापस आ गए बरेली से लड़ने। मायावती भी पुराने वाले तेवर से थोड़ी हटके है। कुछ जगह के मायावती ने बीजेपी के लिए भी परेशानी कर रखी है। तो इन सारी बातों को देख के अब उत्तर प्रदेश एक घमासान हुआ है। देखिए, अभी तक जितनी सीटें 4 चरणों में जो चुनाव हुए हैं, उसमें जो सीटें थी करीब 376 के आसपास सीटें थी, उसमें से 203 सीटें बीजेपी के पास है। मतलब
19 के हिसाब से 203 बीजेपी के पास है। अमित शाह जी ने कहा कि चौथे चरण के बाद हम 277 पार कर गए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब पिछली बार आपके पास सबसे ज्यादा सीटें थी, उस हिसाब से भी मैं टैली करूं तो चौथे चरण तक 203 सीटें आपके पास है। तो यदि आपने 77 पार कर ली है, तो ये जो 73 सीटें बाकी कहां से हैं, ये समझ में नहीं आ रही मुझे। कौन सी जगह से इन्होंने उगाई है। और बाकी बची हुए जो सीटें हैं 160 के आसपास, उसमें 90 सीटें बीजेपी को लानी पड़ेगी। यदि वो 202 आती है पहले 4 चरण में और ये 90 आती है, तो तब जाके कहीं पुराना टैली बैठता है। और यहां तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 15 कम हो रही है, 20-25 महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में 15-20 कम हो रही है, तेलंगाना में कम हो रही है, गुजरात में कहते हैं एक आध सीट हम तो मानती नहीं, चलो गुजरात पूरा आ रहा है आपके पास, दिल्ली में 1-2 सीटें कम हो रही है। तो फिर आप 277 कैसे पहुंचे? ये सिर्फ हवाबाजी है, ये लोगों में ये देने के लिए है। लेकिन हवा उत्तर में प्रदेश तो एक चीज और भी है कि यहाँ तो तलवारें खिंची हुई है सर, सामने साफ तौर पर अब तो दिखने लगा। पहले तो खाइयों की सुगबुगाहट आती थी कि शाह और योगी के बीच खाई है, सुगबुगाहट थी, लेकिन अब तो खुलकर सामने आ गया है सर। बादशाह की उम्र बढ़ रही है और शहजादाओं के बीच में लड़ाई चल रही है। ये दिल्ली के तख्त की कहानी है प्रज्ञा जी, जहां शाहजादे एक दूसरे का कत्ल करके ही तख्त पे बैठे हैं। और ये कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं, इतिहास के रक्त रंजित पन्ने भरे हुए हैं इन कहानियों से। तो दो तरह से लड़ाई चल रही है, 2024 की सत्ता में आने की, और सत्ता में आने के बाद सिंहासन पे बैठने की बीजेपी के अंदर एक घमासान हो रहा है। और उनमें कई लोग हैं दावेदार, आधा दर्जन से ज्यादा है भाई। कई लोग जो क्षेत्रीय क्षेत्रप है, मोदी जी क्या थे? क्षेत्रीय क्षेत्रप थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। क्या था गुजरात? 26 सीटों वाला छोटा राज्य। ऐसे 3-4 राज्य बैठते हैं यूपी में, 4 गुजरात बराबर 1 यूपी है। इस यूपी में यदि 2 बार का मुख्यमंत्री है, तो उसने क्या गलती की? वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? उधर 29 सीटों वाला राजस्थान वो है, मध्य प्रदेश है। वहां लगातार सत्ता में बना रहना, रिकॉर्ड बनाना। मोदी जी से भी ज्यादा एक्सपीरियंस जिसके पास है वो शिवराज सिंह चौहान, उसकी क्या गलती है? वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? ये तो आडवाणी जी ने भी कहा था कि वो डार्क हॉर्स है। मोदी जी तो अच्छे खासे पैसे वाले राज्य में सत्ता रिपीट कर रहे हैं, इन्होंने तो बीमारू राज्य में सत्ता रिपीट की, जहां से राज्य को बीमारू से एक रीजनेबल स्टेट में लेके आए। तो हमारे मामा की क्या गलती है? रमन सिंह ठाकुर साहब है, छत्तीसगढ़ में लगातार 3 बार राज किया उन्होंने, उनकी क्या गलती है? गडकरी जी ने इतना बड़ा राज्य अध्यक्ष पद संभाला, उसके बाद सबसे सक्सेसफुल मंत्री है, अकेले मंत्री है जिन्होंने रिजल्ट दिया। इन सब पर तो आएंगे, लेकिन अभी एकदम सीधे जो मेरा दिमाग में सवाल घूम रहा है, मैं आपसे जो समझना चाह रही हूँ वो ये है कि राजा भैया तो योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी कहे जाते हैं। राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में थे, उनका बीजेपी का समर्थन दिया, लेकिन मोदी के चुनाव में बीजेपी का समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? और दूसरी तरफ अशोक सर, मोदी की बीजेपी योगी की पुलिस पर आरोप लगा रही है कि मोदी के पक्ष में मतदान नहीं होने दे रहे हैं। बात सही है, हमारे भी कुछ अधिकारी पहचान के हैं जी, आपके भी होंगे। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों में भी वर्टिकल स्प्लिट है। कैसी दिल्ली समर्थक, दिल्ली समर्थक, लखनऊ समर्थक। 2014 से दिल्ली, मतलब 2017 से दिल्ली वर्सेस लखनऊ की लड़ाई चल रही है। अवध नहीं मान रहा है दिल्ली के तख्त को, खूब प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन एक गुजरात की भी लड़ाई है अलग से वर्चस्व की, जहां आपकी राज्यपाल
आनंदीबेन पटेल और सीआर पाटिल ने अमित शाह जी को बेरंग वापस भेज दिया वहां से, गुजरात से। तो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, इस लिहाज से आनंदीबेन और योगी आदित्यनाथ भी ठीक ठाक रिलेशन में है, संबंध बने अच्छे हैं उनके गवर्नर और मुख्यमंत्री के। और यदि 200, देखिए 300 पार जाने के बाद तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ही बनना है भाई, इसमें कोई शंका नहीं है। दूसरा ये भी कंफर्म है कि अभी सत्ता और संगठन दोनों अमित शाह जी के हाथ है जी। मोदी जी भी अमित शाह जी के हाथ में है। लिए मुझे आगे के स्टेटमेंट देता हूं मैं। ऐसे में मोदी जी, भले ही अमित शाह भी कहे कि मोदी जी तो 229 में भी चुनाव लड़ेंगे और 229 के बाद 231 में भी चुनाव लड़ेंगे, 35 में भी लड़ेंगे, उनके कोई मतलब नहीं उसका। ये बात तय है कि मोदी जी जिस दिन 75 साल के हो जाएंगे, यही अमित शाह उनको कहेंगे। यदि ये सिनेरियो मैं तब बता रहा हूं जब 300 पार सीटें आएंगी बीजेपी की, तब अमित शाह कहेंगे कि आका अब आप रिटायर्ड हो जाइए। इसके पहले कि मैं आपको आगरा की जेल में भेजूं, आज सम्मानजनक तरीके से राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कीजिएगा और मुझे ताजपोशी के लिए जगह दे दीजिए। और यदि मामला 230 240 में फंस गया, आरएसएस चाहेगी ये चीज? आरएसएस के हाथ में क्या है? आरएसएस चाहेगी नहीं चाहेगी, ना संगठन ना सत्ता। नहीं, आरएसएस दोनों की आरएसएस पहली पसंद तो गडकरी होंगे ना सर। मैंने इसीलिए कहा आपको, लेकिन 300 सीट आने पे आरएसएस को कौन पूछेगा? देखिए प्रज्ञा जी, एक इंटरव्यू हुआ है आज तक में, मेरे कहने से एक बार फिर इंटरव्यू देख लीजिए जी। और मैं बहुत बारीक जगह बता रहा हूं आपको, ध्यान से उसको सुनिएगा। प्रधानमंत्री जी उस मोहतरमा से बात करते करते बोलते हैं कि एक इसमें 2-3 बातें हैं, एक बात यह है, दूसरी बात बोलते हैं तो थोड़े भावुक हो जाते हैं और फिर किनारे की तरफ उंगली करके दिखाते हैं और ऐसा हाथ हिलाते हैं। किनारे पे बहुत सारे लोग खड़े हैं मोदी जी को अभिवादन करने हुए। हाँ। तब मोदी जी मोहतरमा को कहते हैं कि ये बीजेपी नहीं है। शब्द ध्यान से सुनिएगा, ये बीजेपी नहीं है। इसके मायने ये जो लोग खड़े हैं ये बीजेपी नहीं है, ये मेरे समर्थक हैं। इसलिए सरकार बीजेपी की नहीं मोदी की है, इसलिए गारंटी बीजेपी की नहीं मोदी की है। तो जब बीजेपी ही माइनस हो गई तो संघ कहां हो गया? तो संघ को, तमाम दावेदारों को प्रधानमंत्री पद के, ये जरूरी है कि 230 220 पे मामला अटके। और वो 220 पे मामला कब अटकेगा? जब यूपी में भी ब्रेक लगेगा। और कैसे अटकेगा? तो ये राजा भैया ने तो बोल तो दिया है अभी। हाँ। मतलब एबीपी की खबर है कि राजा भैया ने बोल दिया समाजवादी को दे दीजिए, तो 2 सीटें गई। फिर अब राजा भैया वाली 1 सीट, 3 सीट चली गई। यहाँ 1 सीट की मारामारी। लेकिन सर इसके पहले अमित शाह ने राजा भैया को बैंगलोर बुलाया, फिर उसके बाद बात नहीं बनी, फिर उत्तर प्रदेश खुद आए, मिलने के लिए गए, समर्थन मांगा, फिर भी समर्थन नहीं मिल रहा है। और अभी तो आपने ये बात बिल्कुल खोलकर बता दी कि सूत्र बता रहे हैं कि राजा भैया ने इंटरनली ये संदेश दे दिया है कि सपा के पक्ष में वोट करिए अपने लोगों को। और ये जो राजपूत समाज की भयंकर नाराजगी चल रही है बीजेपी को लेकर, बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस तो एक धरना नहीं होने देती, डंडे बजाती थी, लेकिन यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी पंचायतें हो गई हैं अशोक सर। तो ये सब कुछ क्या रहा है? मतलब मैं ये एकदम विस्तार से समझना चाहती हूँ। क्या ये रणनीति है? रणनीति है सर? बिल्कुल। हाँ भाई, अमित शाह जी के जो लोग हैं, अमित शाह जी से जुड़े हुए, वो कहते हैं कि ये योगी जी करवा रहे हैं। लोग कह रहे बोले योगी जी करवा रहे हैं जितना भी राजपूतों का उठावना है, ठाकुरों का। क्योंकि वो चाहते कि योगी प्रधानमंत्री बने। यदि बीजेपी 40-50 पे रुक जाती है, 10-20 सीटों का बीजेपी को नुकसान है उत्तर प्रदेश में, तो फिर जब 230 पे आएगी तभी तो मारकाट बचेगी प्रधानमंत्री पद के लिए। जब मारकाट मचेगी तभी तो दावेदारी होगी। 300 पार आने के बाद दावेदारी कहां है? मारकाट ही नहीं तो दावेदारी कहां से हो गई? देयर इज ओनली वैकेंसी एट द हायर लेवल when BJP reduces to 230, otherwise not. तो पूरे बीजेपी में लोग लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है? मध्य प्रदेश में सीटें कम हो रही है, छत्तीसगढ़ में सीटें कम हो रही है, राजस्थान में सीटें कम हो रही है।
आपको लगता है कि ये कांग्रेस कम करवा रही है? कांग्रेस में इतना दम था तो अभी 3 महीने पहले चुनाव हुए थे, तीनों सरकारें बचा लेती अपनी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों सरकारें बचा लेती और वहां तो मामला बड़ा फेवरेबल था मध्य प्रदेश में। ये कांग्रेस नहीं कर रही है। यदि ये सीटें मिल रही है विपक्ष को तो ये बीजेपी की अंदरूनी घमासान है, जो छत्तीसगढ़ में 1 आध सीट एक्स्ट्रा दे रहा है, 4-5 सीट मध्य प्रदेश में दे रहा है, 7-8 सीट राजस्थान में दे रहा है। ये घमासान बीजेपी की अंदरूनी घमासान के नतीजे है। वसुंधरा के हाथ में बागडोर होती तो 25 की 25 सीटें आ जाती आंख बंद करके। सर ऐसे तो बीजेपी के कई फाड़ दिखाई दे रहे हैं। अभी तक तो लग रहा था कि उत्तर प्रदेश और बीजेपी उत्तर प्रदेश की बीजेपी और दिल्ली की बीजेपी एक फाड़ में है, फिर अब दिख रहा है राजस्थान की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, हर जगह की अलग अलग है। तो हर जगह की अलग अलग है। अब मैं बता रहा हूं आपको तो ये तो कुछ भी नहीं। जितने महाराष्ट्र में, आपकी उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में, 48 सीटें। महाराष्ट्र में कितनी बीजेपी है? एक ओरिजिनल बीजेपी है जिसके 2 फाड़ है, संघनिष्ठ बीजेपी, मोदी निष्ठ बीजेपी। एक बीजेपी कांग्रेस बीजेपी है जो कांग्रेस से आने वाले, एक बीजेपी राष्ट्रवादी कांग्रेस बीजेपी है शरद पवार के पार्टी से आने वाले, एक बीजेपी शिवसेना बीजेपी है जो शिवसेना से आने वाले, एक बीजेपी एमएनएस बीजेपी है जो राज ठाकरे की पार्टी से आए हुए, और ये सब गुट गुट है जी। तो फिर कार्यकर्ता कहां जाएगा? कार्यकर्ता किसको बोलेगा? आज आपको आश्चर्य होगा, 25% उम्मीदवार लोकसभा के बाहर से आयातित है बीजेपी में। जो बीजेपी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, जो बीजेपी 10 साल से सिंगल हैंडेडली सत्ता में है ना? कोई बोल रहा है कि नहीं है? पूरी ताकत के साथ, और इतना बड़ा नेटवर्क है, नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा ब्रांड है, संघ का साथ है, सब होते हुए बीजेपी को इतनी बैंकरप्ट से दिवालिया हो गई कि 25% बीजेपी के सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आयातित है, अलग राजनीतिक दल से है। 23 तो आपके उत्तर प्रदेश में है जी, तेलंगाना में 11 है 17 में से, बंगाल में भी यही हालत है। कुल 106 है बाहर से आए हुए, 435 पे बीजेपी लड़ रही है चुनाव, उसमें से 106 बाहर के लाए हुए हैं। तो आप मुझे बताइए, जब कैरेक्टर ही ऐसा हो गया, और यदि मैं स्टेट वाइज जाऊं तो आंध्र प्रदेश में 6 सीटें मिली है बीजेपी को, उसमें 5 बाहर के लोग हैं। तेलंगाना में 17 पे लड़ रही है बीजेपी, उसमें से 11 बाहर से हैं। हरियाणा में 10 पे लड़ रही बीजेपी, उसमें से 6 बाहर के हैं। पंजाब में 13 में लड़ रही, उसमें 7 बाहर। उत्तर प्रदेश में 74 पे लड़ रही, उसमें 23 बाहर के हैं। ओडिशा में 6 बाहर के 21 में से, तमिलनाडु में 5 बाहर के 19 में से, महाराष्ट्र में 28 में से 7 बाहर के हैं, वेस्ट बंगाल में 42 में से 10 बाहर के हैं। गुजरात जो अपना उनका खुद का राज्य है, वहां भी 2 सीटें बाहर की हैं 26 में से। तो जब आपको इतने बाहर के लोग आएंगे तो फिर वो कैरेक्टर कैसा रहेगा पार्टी का? क्यों पार्टी का कार्यकर्ता जिनके साथ, जिनके खिलाफ उन्होंने लगातार आंदोलन चलाए, लठ खाए, पुलिस केसेस झेले, कोर्ट के केसेस झेले, आज उन्हीं को नमस्ते करने पहुंचे क्योंकि आप चाहते हो। तो सर, अगर हम एक चीज समझने की कोशिश करें कि बीजेपी, मोदी की बीजेपी का जो सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है वो कौन कर रहा है सर? बीजेपी। इस बार मुझे कहने में कोई, देखिए एक विश्लेषक होने के नाते मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं, इस बार यदि बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान किसी ने किया होगा तो अमित शाह जी ने किया। सारे उम्मीदवार अमित शाह जी ने तय किए हैं। ये जो आयाराम गयाराम है, इसको उन्होंने वेलकम किया है। जिताऊ उम्मीदवार के चलते भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी सब साथ में ले लिए हैं। भ्रष्टाचारियों का पैसा साथ में आ गया होगा, लेकिन उसका जो त्याग आया भ्रष्टाचार का, उससे आपकी भ्रष्टाचार की लड़ाई खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी जी कुछ भी हो, विचारधारा नहीं पड़ती, सब अपने जगह पे हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पे एक बात बहुत साफ लिखी हुई थी, ईमानदारी।
उनको कतई बेईमान कोई नहीं कह सकता था। ये आदमी भ्रष्टाचार से दूर है, जैसा लोग मनमोहन सिंह के लिए कहते थे, वैसा एक क्लीन चेहरा था। लेकिन मनमोहन सिंह के पास कुनबा यदि भ्रष्ट इकट्ठा हो गया तो वो क्लीन मनमोहन सिंह का भी जहाज डूब गया। या मोदी जी कितना भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करे, वो स्वयं क्लीन हो सकते हैं, लेकिन आगे पीछे देखे तो ये भ्रष्टाचारों को फौज है। तो किस मुंह से कहेंगे कि अजीत दादा क्यों है? सीट वाइज बात कर, चलिए हमने ये तो समझ लिया कि सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को खुद बीजेपी से है, इंटरनल भयंकर भगमच्चर मचा हुआ है। अब ये बताइए कि अगर हम स्टेट वाइज बात करें आशिक सर, तो कितनी सीटें ला रही है बीजेपी? स्टेट वाइज बात करें तो देखिए, बीजेपी रिवर्स मोड में जाएगी कर्नाटक में। पिछली बार जितनी कांग्रेस को मिली थी उतनी बीजेपी को मिलेगी। तेलंगाना में बीजेपी अपना स्कोर भी मेंटेन नहीं कर पाएगी, जो 4 उनके पास है उनमें से भी सीट खोएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बाद जितने सीट थी उसमें से 1-2 सीट और खोएगी। मध्य प्रदेश में 4-5 सीटों का नुकसान है। राजस्थान में 7-8 सीटों का नुकसान है। गुजरात में दे रहा हूँ पूरा की पूरा, हालांकि लोग कह रहे कि 2 सीटें तो वहां नुकसान है ही, लेकिन मैं पूरा मान रहा हूँ क्योंकि गुजरातियों का अपना खुद का राज्य है, उनको लीवरेज देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 सीटों का नुकसान है पिछले टैली से। 10 से 12 सीटों का नुकसान है उत्तर प्रदेश, नुकसान है उत्तर प्रदेश में। 63 में 10 से 12 नुकसान हो जाएगा, 50 पर आ जाएगी, 50-52 पे आ जाएगी। बिहार में 4-5 सीटों का नुकसान है यदि बीजेपी अलोन को पकड़ा जाए, एनडीए को नहीं तो। ये सब नुकसान वाली स्टेट राज्य हैं। बंगाल में बीजेपी के पास 18 थी, बहुत टाइट, बहुत मेहनत करी तो 15 आ सकती है, 3 का नुकसान वहां है। भरपाई कहां है? आएगी सीटें कहां से? जो नुकसान हो रहा है कहीं से नहीं आ रही है। अच्छा सर, नरेंद्र मोदी अब तक भारत के मुसलमानों के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तौर पर बड़े दोयम दर्जे का सलूक करते हुए हर बार दिखाई दिए हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि मैं तो मुसलमानों के घर खाना खाया करता था। तो आपको क्या लगता है कि अचानक नरेंद्र मोदी ने पलटी क्यों मार ली है? देखिए, पलटी इसलिए मारी कि इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस इशू की जेपी नड्डा को जी, प्रधानमंत्री के उस राजस्थान वाले बयान पे कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले घुसपैठी है। उस बयान पे ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिया है पार्टी के अध्यक्ष ने। उन्होंने मुसलमानों को नहीं कि हिंदुओं को कहा था। अब उस बयान को जस्टिफाई करना था, इसलिए सवाल पूछवाया गया। तो क्या हिंदुओं को नहीं तो मंगलसूत्र जो छीन करके देने वाले थे, हिंदुओं को ही देने वाले थे? हाँ, हिंदुओं को देने वाले थे। ओके। उन्होंने कहा, उन्होंने उस जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कौन? लियाकत वाले उन्होंने कहा, लियाकत मैडम को उन्होंने कहा, रूबी का नाम है शायद उनका, उनको कहा कि ऐसा कैसा आपने बोल दिया? ऐसा बोल के तो आप मुसलमानों का अपमान कर रही है जी। मैंने तो ज्यादा बच्चा पैदा करने की बात जो है वो सभी धर्म के और जाति के लोगों के लिए कहा था। गरीबी में बच्चे पैदा होते हैं ज्यादा, गरीबों के लिए कहा था। तो अगर कांग्रेस मंगलसूत्र छीनेगी तो हिंदुओं से छीन करके हिंदुओं को ही दे देगी, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले अगर हिंदू ये सवाल प्रज्ञा जी पूछ सकती थी, लेकिन शायद लियाकत जी का आईक्यू वो नहीं था कि उसको एक सप्लीमेंट करे, या हिम्मत नहीं हो पा रही थी सप्लीमेंट दे। लेकिन घुसपैठी हो इस शब्द के बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया जी। और फिर प्रधानमंत्री जी ने तो आगे कहा कि मेरे घर के आसपास मुसलमान रहते थे। यकीनन मैं जानता हूं, मैं भी प्रधानमंत्री जी के मैं गांव में गया हूं। ईद का खाना आज भी कोई भी कई जगह हिंदू, कैराना में ईद जब हिंदू और मुसलमान साथ में मनाते हैं बेहतरीन तरीके से, और दिवाली वहां के मुसलमान हिंदुओं के साथ मनाते हैं, सब होता है। मेरे घर के सामने इमीडिएट सामने एक बेग परिवार, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ आज भी मैं ईद के लिए उनके यहाँ जाते हैं, और क्योंकि मेरी पत्नी ब्राह्मण है, चतुर्वेदी है, तो बाकायदा उसके लिए बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है उनके यहाँ। और हम मराठी है तो नॉनवेज खाते हैं। यही एग्जैक्टली तो यदि मोदी जी ये पहले दिन से कहते कि मुसलमानों के घर में जाके खाना खाना कोई पाप नहीं है, तो ठीक है। मुसलमानों की टोपी पहनने में क्यों परहेज होता है भाई आपको? अब आप इतनी बड़ी तो अभी तक इतना तो आप ये अचानक इसलिए कह रहे हैं, बेल्ट आ गई है इसलिए कह रहे हैं क्या? एग्जैक्टली। अभी क्या है, अब आप
आध्यात्मिक हो गए हैं। अब आपको इस देश की जनता नहीं प्रधानमंत्री बना रही है जी। आपको बीजेपी ने नहीं प्रधानमंत्री बनाया। अब पार्टी संघ वंग कुछ नहीं है, सीधा परमात्मा ने इनको चूज किया है। इन्होंने कहा है दूत बनाया है, हाँ, दूत बनाया है। प्रधानमंत्री ने भारत भूमि को चुना पृथ्वी पर और वहां उनको भेज के बोला कि तुम देश की सेवा करो प्रधानमंत्री के लिए। मैं भी भगवान से जब प्रार्थना करता हूं तो मैं रोज भाई हिंदू हूं और मैं पूजा करता हूं, मुझे उसमें शर्म भी नहीं है। क्या शर्म क्यों करना, मेरी आस्था है और मैं आपको नहीं कहता कि आप करो। मैं अपना सुबह पूजा करते भगवान को धन्यवाद देता हूं कि तुमने आज तक मेरे अच्छे दिन दिए, ऐसा ही आशीर्वाद रखना और मेरे हाथ से कुछ गलत ना हो, ऐसी मुझे बुद्धि देते रहना। यदि मैं भगवान को ये कहता कि मैं देश की सेवा करने का मुझे एक व्रत दे दे, तो परमात्मा मुझे भी प्रधानमंत्री बना देता कि अशोक वानखड़े तुम्हारी पूजा में ताकत है, चल तू कल से प्रधानमंत्री मैं वर देता हूं। क्योंकि देश की सेवा करना, महात्मा गांधी वगैरह सेवा थोड़ी करते थे। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, इतने बड़े संत हो गए, शंकराचार्य, ये प्रधानमंत्री नहीं बने क्योंकि देश की सेवा करने के लिए परमात्मा ने उनको प्रधानमंत्री बनवाया। और ये मरने तक प्रधानमंत्री, क्योंकि भाई इतनी ऊर्जा कहां से आती है। एंकर ने यही सवाल पूछा, एंकर के पास महंगाई बेरोजगारी के सवाल नहीं थे। मतलब मुझे शर्म आती है ऐसे पत्रकारिता पे। उन्होंने कहा कि इतनी ऊर्जा कहां से आती है आपके पास, सुबह से शाम तक आप काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब परमात्मा करवाता है मुझे, उसी ने तो मुझे भेजा है यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो काम करने की ऊर्जा भी वही दे रहे हैं। तो यदि उन्होंने वो कहा है घुसपैठियों को, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को गले में से मंगलसूत्र निकाल के देंगे, मैं मुसलमानों को रिजर्वेशन देने नहीं दूंगा जी, ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। आपको तो खुश होना चाहिए। आपके आसपास जितने मुस्लिम रहते थे, जिनके घर में बचपन में आपने खाना खाया है, जिनके साथ ईद का त्योहार मनाया है, यदि उनके लिए कोई मैनिफेस्टो लाता है तो आपको खुश होना चाहिए। आप बता सकते थे कि मैं भाजपा में हूं, मेरी मजबूरी है। लेकिन देखिए, कांग्रेस ने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया। मैं साधुवाद देता हूं कांग्रेस को कि उन्होंने मेरे मुस्लिम बंधुओं के बारे में सोचा। लेकिन तब आपको मुस्लिम लीग याद आती है, तब भैंस खुलवाने की बात होती है। और आज जैसे जैसे हो क्या जाता है सर, मुझे अचानक से अपरिचित फिल्म देखी सर आपने? अपरिचित मैंने एक वीडियो देखा मैंने, ध्रुव राठी का, और मैं हंस हंस के लोटपोट हो गया। ध्रुव राठी ने कुछ क्लिपिंग दिखाई, जिस राज्य में जाते हैं उसको नंबर 1 बनाते हैं। मैं यूपी को नंबर 1 बनाने आया हूं, मैं कर्नाटक को नंबर 1 बनाने आया हूं, मैं तेलंगाना को नंबर 1 बनाने आया हूं, मैं महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाने आया हूं। अरे बाबा, सभी को नंबर 1 बनाएगा तो फिर नंबर 2 पे कौन रहेगा? ये हर एक को हाथ में लॉलीपॉप थमाना। सर एक बात बताइए, अपरिचित फिल्म देखी है आपने? हाँ हाँ, वो जिसमें वो कैरेक्टर बदलता रहता है अचानक से। तो मैं जब कभी मोदी जी को सुनती हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी में अचानक से अपरिचित वाला किरदार उतर आया है। जब वो मंच पर होते हैं, उनके हाथ में माइक होता है तो अंड बंड कुछ भी बोलते रहते हैं, और फिर जब टीवी के सामने आते हैं तो बड़े प्यारे दादाजी बन जाते हैं। इतने प्यार से झूठ बोले थे प्रधानमंत्री जी, मतलब बड़े। देखिए, वो जब माइक, देखिए झूठ तो वो दोनों तरफ बोलते हैं। जो एग्रेसिव झूठ, जो समाज को तोड़ने वाला, समाज में झगड़े लगाने वाला झूठ जब वो रैली में बोलते हैं तो उसका प्रायश्चित तो वो चैनलों में करते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि गंगा माँ ने बोला कि तुम आ जाओ बेटा, मैंने तुम्हें गोद लिया है, लेकिन तुम ज्यादा डुबकी मत मारना। इतने झूठ तो मैं भी नहीं संभाल पाऊंगी आपके। गंगा माँ का भी अब कलयुग में थोड़ा सा लिमिट है ना, तो फिर ये चैनल उससे अपना प्रायश्चित करवाते हैं। आप पूछेगा सवाल और मैं जवाब दूंगा। इससे कुछ होता है क्या? मंचों पे कुछ और बोलना, फिर टीवी पे आकर के कुछ और बोलना, दादाजी बन जाना, एकदम घर के बूढ़े बुजुर्ग की तरह एकदम अच्छी अच्छी बातें करना। प्रज्ञा जी, हर एक को अपनी समझ से काम करने का अधिकार दिया है भारत में।
यदि उनको ये लगता होगा कि वहां एग्रेशन में बोलने के बाद सारे हिंदू मुझे वोट देंगे और टीवी में एक्सप्लेन करने के बाद मुसलमान मेरे हो जाएंगे, तो ये सोचने में उनको क्या, उनको लगता है कि नोबेल प्राइज मिल जाएगा मुझे, तो मैं मुसलमानों के बारे में कितना अच्छा बात कर रहा हूं, कौन कहेगा कि मुसलमान विरोधी है। खुद कहते हैं कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करने लग जाऊंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। उसमें थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा, वो कॉमा फुल स्टॉप वाली बात है कि हिंदू मुसलमान किए बगैर मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं रह पाऊंगा, ऐसा है वो। क्योंकि बगैर पाकिस्तान को लाए, बगैर कब्रिस्तान को लाए, बगैर हिजाब, हलाल, झटका, घुसपैठी, बांग्लादेशी, इन शब्दों के बगैर इनके भाषण पूर्ण नहीं होते। और ऐसा नहीं कि ये जानते नहीं, बहुत सारी जातियां हमसे भी ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, हम तुच्छ हैं इनके सामने। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, गिरता रुपया, चाइना, पाकिस्तान, विश्व में भारत की गिरती साख, इस पे क्या जवाब देंगे? बगले झाकेंगे। वो करने के बजाय डिस्कोर्स चेंज करो, आप जनता को पूरे कहीं और लेके जाओ, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाओ। हाँ। और ये ऑब्जर्वेशन है, मुझे कभी सरल संपत जी ने एक बार बताया था, बोला अशोक जी, मोदी जी जैसा कीन ऑब्जर्वर मैंने जीवन में नहीं देखा। मैंने बोला मुझे लगा कि आप ही बड़े ऑब्जर्वर हो जो बहुत व्यंग करते हो। बोले नहीं, ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और हम कवियों को बुला के कवि सम्मेलन करवाते थे, तो बोले एक एक कविता को ध्यान से सुनते थे और उसी कविता में बोले हुए कई जुमले ये यूज करते हैं आज। तो प्रज्ञा जी, कभी आपको समय मिले इस आपाधापी में, या 4 तारीख के बाद जब आपके पास समय हो, तो एक आधा संडे ये बाबाओं के प्रवचन वाले चैनल लगा के देखिए। और जब बाबा के प्रवचन वाले चैनल आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बाबा को सवाल कोई और पूछता है और बाबा उसको कहीं और लेके जाता है। मैं श्री श्री रविशंकर को सुन रहा था, उसमें एक लड़के ने खड़ा होके पूछा कि मैंने, आपने जो मुझे गुरु मंत्र दिया उसका मैं लगातार जाप करता हूं, लेकिन मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मेरा ध्यान नहीं लगता, इस समस्या के लिए मैं क्या करूं? उनने उनकी तरफ देखा, ऐसा हंस दिया और पास में गुलाब के फूल उठाए, उस बच्चे पे फेंके, बोले मुझ पे छोड़ दो। अगला सवाल, उसका जवाब ही नहीं उनके पास। तो इन बाबाओं को केयरफुली आप सुनोगे तो 2 सेंटेंस में तीसरा सेंटेंस क्यों आता है इसका कोई समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही हमारे बाबा जब बोलते हैं, तो जब बाबा गंगा के किनारे जब घूम रहे थे तो परमात्मा ने उनको भेजा, इसी बीच में वो कहते कि मैं व्यापारी माइंड से सोचता हूं। परमात्मा में जन कल्याण के लिए जिस आदमी को दूत ने भेजा हो, भगवान ने दूत बना के भेजा हो, वो तुरंत कहते मैं व्यापारी माइंड से भी सोचता हूं। और फिर वो कहते कि क्यों नहीं तीर्थ यात्रा पे जो लोग, हर बेटे को लगता है कि मेरे माँ को एक बार गंगा स्नान करवाऊं, मेरे पिता को मैं 4 धाम की यात्रा करवाऊं। ये एक और कहानी निकाली है सर कि मोदी जी की माता जी ने कहा था कि काशी कॉरिडोर बनाना है। हाँ, उन्होंने कहा, मेरे माता ने कहा कि ऐसे ही आड़ा तिरछा है क्या? उन्होंने कहा कि क्या तीर्थ यात्रा पे आने वाले लोगों के लिए पानी, पीने का पानी, स्वच्छता, इंटरनेट, ये नहीं होना चाहिए? ये क्या उनका अधिकार नहीं? अरे महामहिम, ये पहले गांव में दे दो जहां रहते हैं। पीने का पानी का स्वच्छता उनको चाहिए। आपने नल डाल दिए, उद्योगपति मित्रों को ऑर्डर दे दिया, पीने का पानी नहीं है। भारत में जितने ये नल डाले उतने में पानी नहीं है प्रज्ञा जी। ग्राउंड वाटर भी नहीं है भारत में, ना वाटर रिजर्वायर है। नल दे दिए, पानी नहीं है। सर अभी आप बाबा का जिक्र कर रहे थे, तो वापस से बाबा पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी ठाकुर लॉबी मोदी का सपोर्ट नहीं कर रही है और ये कहा जा रहा है कि इस कारण से सपोर्ट नहीं कर रही है कि अगर मोदी ज्यादा पावर में आ गए, उनको और ज्यादा पावर मिल गई, तो योगी आदित्यनाथ के सर पर
खतरे के बादल मंडराने लगेंगे और योगी आदित्यनाथ को ही सुरक्षित रखने के लिए तमाम बड़ी बड़ी राजपूत समाज की पंचायतें हुई और होने दी गई। आपको क्या लगता है कि क्या ये, अगर ये रणनीति है तो क्या ये रणनीति सफल हो पाएगी? देखिए, जितवाने के लिए बहुत मुश्किल होती है प्रज्ञा जी। किसी को चुनाव जितवाना बहुत मुश्किल है जी। चुनाव हारवाना सबसे इजी काम है। और ये ठाकुर लॉबी को अपना मंसूबा पूरा करने के लिए कुछ सीटें हरवानी पड़ेगी, जो उनके दाएं हाथ का खेल है। जो अदिति का ट्वीट वहां पे उसूलों से समझौता नहीं, रायबरेली में वॉश आउट होना, या इस साइड पे राजा भैया, ये सारी चीजें हरवाने वाली है। और योगी जी को बनाए रखने के लिए कोई बड़ा खेल नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ 300 पार नहीं होने देना है बीजेपी को। योगी जी टिके रहेंगे और क्या करेंगे। तो चलिए, ये टिके रहने की लड़ाई है। उसमें एक लाइन ऑफ ये थिंकिंग है कि बहुत सारे विधायक भी योगी जी के खिलाफ अखिलेश से मिले हैं। एक लाइन ये भी चल रही है कि 100 के आसपास विधायक बीजेपी से नाराज है योगी जी से। लेकिन यदि दिल्ली में कोई योगी समर्थक आदमी बैठता है तो फिर योगी जी को थोड़ा बल मिलेगा लड़ने के लिए। अभी योगी जी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। संघ के तरफ पीछे मुड़ के देख तो संघ खुद ही अपनी लड़ाई में बिजी है, अपनी रक्षा करने में तुला हुआ है। तो संघ मोदी के लिए भाग के नहीं जा पा। मोदी को दोबारा उतनी पावर मिलेगी, मोदी उतनी पावर के साथ आएंगे कि आगे देखिए प्रज्ञा जी, दो बातें हो सकती किसी है। के लिए खतरा बन पाए? यदि मोदी जी सत्ता में आएंगे तो एब्सोल्यूट पावर के साथ आएंगे, और यदि एब्सोल्यूट पावर नहीं होगा तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मिली जुली सरकार चलाने के मोदी आदि नहीं है। वो मुख्यमंत्री थे तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, प्रधानमंत्री बने तब भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी। उन्होंने अभी सीटों का अभाव और घटक दल का ब्लैकमेलिंग देखा नहीं। ना वो डील करना जानते, ना उनके पास कोई ऐसा सिस्टम है जो उनके लिए डील करे। अटल जी के पास प्रमोद महाजन थे, इनके पास कौन है? अमित शाह जी। अमित शाह जी तो डील करना जानते ही नहीं। वो तो इस पार या उस पार की बात करते, या तो जेल में रहो या मेरे साथ रहो। और जब आपके पास ये जो दादागिरी वाली भाषा है कि जेल में रहो या मेरे साथ रहो, ये तब होती है जब आपके पास 300 से ज्यादा समर्थन है। यदि आप किसी के बैसाखियों पे सरकार चला रहे और उसको कहोगे कि मेरे साथ रहो या जेल में जाओ, 2 मिनट में तुम्हारी सरकार गिरा देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया और बेहद बेहद महत्वपूर्ण विषय था जिस पर मैं बड़े विस्तार से बात करना चाह रही थी। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई चर्चा में। नमस्कार, जय हिंद।